गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का टॉपिक है यहाँ पे डायबिटिक्स। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि डायबिटिक्स की फार्माकोलॉजी क्या होती है, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट लाइक हाइपरटेंशन है या अदर जो डिसीज़ है उसमें भी यूज़ होती है, एंड डायबिटिक्स का पर्टिकुलर क्या क्या और यूज़ होने वाला है। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो भी पर्सन है नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बेसिक्स टर्मोलॉजीज के ऊपर जाते हैं कि इसमें पहला टर्मोलॉजी है डायबिटिक्स। ओके, सो यूरेटिक्स हमें समझ में आता है कि यूरेटिक्स जो है यूरिनरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। ओके, एंड डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होना और उसको बाहर हमें एक्सक्रीट आउट करना है। ओके, तो डायूरेटिक्स आर द सब्सटेंस आर द एजेंट जो कि हेल्प करते हैं मोर ऑफ द यूरिन को फॉर्मेशन करने में एंड इसके सीक्रीशन में, राइट, फ्रॉम द किडनी। तो डायरेटिक्स जो होते हैं ये मेनली हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट होता है, ओके, तो वाटर कंटेंट को ये बाहर करते हैं। अब इस वाटर कंटेंट के साथ केवल वाटर अकेला नहीं होता है, इसके साथ में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, क्लोराइड आयन होगा। ओके, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, जो कि पर्टिकुलर इस यूरिन के साथ जो है वो बाहर जाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या होगा, राइट, नेट इफेक्ट होगा कि यहाँ पे सोडियम का लॉस होगा, यहाँ पे पोटेशियम का लॉस होगा, यहाँ मैग्नीशियम का लॉस होगा, बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होगा। ओके, और ये जो आयंस होते हैं वो बॉडी के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, राइट। कुछ आयंस होते हैं जो कि मतलब बॉडी की जो पीएच वैल्यू होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएच वैल्यू में डिफरेंस आने वाला है, राइट। सोडियम आयन जो होता है, आपको पता है सोडियम आयन जो है कितना हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, बट कुछ कंडीशंस में इसको बाहर करना ज़रूरी है, इसलिए डायबिटिक्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, राइट। तो हाइपरटेंशन के केस में सोडियम आयन हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको बाहर करने के लिए हम डायबिटिक्स यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि यदि बॉडी में वाटर कंटेंट लाइक हाइपर वॉलेमिक कंडीशन यदि होती है, तो उस कंडीशन में भी बीपी को कम करने के लिए यहाँ पे डायबिटिक्स दिया जाता है। सो गाइस देयर आर सो मेनी यूज़ ऑफ द डायबिटिक्स। तो आगे हम यहाँ पे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि डायबिटिक्स का क्या क्या यूज़ होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो हमें समझने में ज़्यादा ईजी होगा, राइट। पहला है इसका यूज़ है एडिमा के अंदर। एडिमा आपको पता है कि जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे एडिमा कॉज होता है। तो डायबिटिक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, इसलिए एडिमा को कम करेगा। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, प्रेगनेंसी में, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में इसका यूज़ होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इसका यूज़ होता है, हाइपरटेंशन, सरोसिस ऑफ द लीवर, एंड ये जो CSF होता है दैट इज़ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो डेफिनेटली यदि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है आसपास की वेसल्स को, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं कि डायबिटिक्स जो होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे उसकी फार्माकोलॉजी होती है। तो सबसे पहले डायबिटिक्स का फंक्शन हमको पता करने से पहले हमें यहाँ पे उसके यूरिन का फॉर्मेशन, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता है, या हम कहें कि जो नेफ्रॉन होता है तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से पार्ट में कौन सा आयन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा आयन वहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। ओके, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आई होप कि आपको सभी लोगों को पता होगा कि इसमें ग्लोमेरुलस होता है सबसे पहले, देन PCT होता है दैट इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूपा फैनले, लूपा फैनले के बाद होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद होता है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये इसके नेफ्रॉन के पार्ट हैं। एंड नेफ्रॉन ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, राइट। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है डायग्राम के अंदर कि 3 प्रोसेस होती है फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। पहली प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, एक है अफरेंट ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को लेके आ रही है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, और इफरेंट जो होती है यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होने के बाद बचता है वो कहाँ जाता है, इफरेंट में जाता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में
यहाँ पे वाटर का जो कंटेंट है या जो सॉलिड होते हैं जो कि जिनका पार्टिकल साइज छोटा होता है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये पर्टिकुलर सॉल्यूट एंड वाटर यहाँ से फिल्टर होके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, राइट। तो पहला हमारा पार्ट हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होना, राइट, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, कुछ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो कि यहाँ से फिल्टर होकर कहाँ पे आ जाता है, ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रीएब्जॉर्ब कराना ज़रूरी है। एमिनो एसिड हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसलिए इसको एब्जॉर्ब कराना ज़रूरी है, ओके। या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी एब्जॉर्ब कराना ज़रूरी है। तो यहाँ से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कुछ वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, राइट, और कुछ आयंस जो कि फिल्टर होके पीसीटी में आए थे, इनको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है इन द ब्लड वेसल्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइड बाय साइड यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स चल रही है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क होता है। इसी पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे ब्लड में आ जाते हैं, राइट। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गई है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं या ड्रग्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से यहाँ पे पीसीटी के अंदर नहीं आ पाती है। तो इसके लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स से थर्ड प्रोसेस के थ्रू इसको अगेन ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट आउट कर दिया जाता है, ओके। मतलब ट्यूब्यूल के अंदर ड्रग्स को या जो आयंस होते हैं इनको भेज दिया जाता है, राइट। तो ये तीन प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, राइट गाइज। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ड्रग कहाँ पे वर्क करने वाला है। हम बनाएंगे उसमें पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट। इन सब का आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओके। तो कौन से पार्ट से यहाँ पे कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं, तो पहला हम देख लेते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यहाँ पे 60 to 70% सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ओके। सेकेंड है इट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड आइसोस्मोटिक रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड अदर केटायंस, राइट। सेकेंड है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है, बिकॉज वाटर जो है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, तो काफ़ी सारा वाटर आता है। यदि इतना सारा वाटर यदि यूरिन के अंदर होगा तो यूरिन का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ये वाटर यहाँ से फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या इसको बोलते हैं डीसीटी, यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन फिर से किया जाता है, राइट। लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये सेलेक्टिवली वाटर परमिएबल होती है, यहाँ पे और भी किसी आयन का कोई भी यहाँ पे इनटेक या रिअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ओनली इट इज़ परमिएबल फॉर द वाटर ओनली, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। सो गाइज क्लासिफिकेशन यहाँ पे 3 क्लासेस दी हुई हैं, राइट। पहली है हाई एफिकेशियस डायरेटिक्स, सेकेंड है मीडियम एफिकेशियस, एंड थर्ड है वीक एफिकेशियस डायरेटिक्स। तो जो हाई एफिकेशियस या हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं इनका क्या मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ इनहिबिटर ऑफ द सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, ओके। तीनों आयंस के जो को ट्रांसपोर्ट होते हैं इसको ये इनहिबिट करता होगा, राइट। इसमें आते हैं सल्फोमाइल डेरिवेटिव लाइक फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटेनाइट एंड टॉरसनाइड। सेकेंड है मीडियम एफिकेशियस डायरेटिक्स जो कि सोडियम और क्लोराइड के सिम्पोर्ट को इनहिबिट करते हैं। इसमें जो ड्रग्स हैं बेंजोथायडाइजीन, तो इसको हम जो प्रॉपर इसका यूज़ वाला वर्ड है दैट इज़ द थायाजाइड्स, ओके। तो थायाजाइड्स के अंदर जो ड्रग्स हैं दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, बेंजोथायडाइज एंड हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड एंड पेंट्रोफ्लूमेथायाजाइड। तो 4 यहाँ पे ड्रग्स हैं थायाजाइड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है थायाजाइड लाइक, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि क्लोरथैलिडोन, मेटालोजोन, जीपामाइड, इंडेपामाइड एंड क्लोपामाइड यहाँ पे आता है। थर्ड है वीक या एडजंक्टिव डायरेटिक्स जिसमें कि 3 सब क्लासेस हैं। पहली है इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो ये एंजाइम है
जो कि पर्टिकुलर एस्टाजोलामाइड जो होता है इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। सेकेंड है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो गाइस नाम से क्लियर है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम को स्पेयर करने वाला, पोटेशियम को रोक के रखने वाला डायरेटिक्स। बिकॉज डायरेटिक्स का जो एक मेजर साइड इफेक्ट है कि ये जो पोटेशियम होता है इसको भी ये बाहर कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया कंडीशन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे पोटेशियम को स्पेयर करने की ज़रूरत होती है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दिया जाता है। इसमें दो प्रकार का है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो उसमें आता है स्पाइरोलेक्टोन एंड एप्लेरिनोन। सेकेंड है इनिबिटर्स ऑफ द रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल, जिसमें आता है ट्राइमेटेरिन एंड अमीलोराइड्स। थर्ड है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जिसमें आता है मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। तो गाइस दिस इज अ क्लासिफिकेशन फॉर द डायरेटिक्स। एंड यदि क्लासिफिकेशन आपको किसी ट्रिक के फॉर्म में याद करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी मैंने इसको वीडियो बना रखा है, तो आई बटन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स, ओके। तो आप इजीली याद कर सकते हो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इतना डायग्राम भी याद कर लेते हो, ओके, तो आपको यहाँ पे आप ड्रग के बारे में इतना समझ जाओगे कि कौन सी ड्रग कहाँ पे वर्क कर रही है, ओके। तो आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो प्रॉब्लम आती है कि जो आपको याद नहीं होता है वो यहाँ से बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, राइट। तो डायग्राम आप ज़रूर बनाइए और पर्टिकुलर उसको नॉमिनेट भी करिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फुल नेफ्रॉन, राइट, जिसमें कि ग्लोमेरुलस से लेके कलेक्टिंग डक्ट भी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्लोमेरुलस से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ग्लोमेरुलस में क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होगा फर्स्ट। सेकेंड एक कहाँ पे आएगा, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाहर की तरफ यहाँ पे एरो आ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर की तरफ मतलब फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। कुछ वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो रहा है। मेजरली यदि बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। नाउ ये जो बाइकार्बोनेट है, अब बिकॉज हम यहाँ दे रहे हैं डायरेटिक्स, तो डायरेटिक्स का काम क्या होता है कि मेजर ऑफ द वाटर कंटेंट को उसको बाहर करना है, वाटर के साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी जाने वाले हैं, राइट। तो पहला है यहाँ पे जैसे 1 नंबर पे आप देख पा रहे हो, तो 1 नंबर पे यहाँ पे एसिटाजोलामाइड लिखा हुआ है। एसिटाजोलामाइड जो होता है इट इज़ ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो ये ड्रग इस 1 नंबर पे काम करेगी, मतलब पीसीटी पे काम करने वाली है, राइट। सेकेंड आता है ऑस्मोटिक एजेंट, इसका एग्जाम्पल है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो होता है ये वर्क करता है साइट नंबर 2, दैट इज़ जो कि वाटर जहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे वर्क करेगा कौन सा, मैनिटॉल। नाउ 3 लूप एजेंट, या इसको हम कहते हैं फ्यूरोसमाइड, या हम कहें हाई सीलिंग डायरेटिक्स। तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होगा ये वर्क करेगा साइट नंबर 3 पे, जहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम का जो को इंपोर्ट हो रहा है, को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको यहाँ पे जाके ये ब्लॉक करने वाला है, राइट। तो फ्यूरेसमाइड जो होगा वो 3rd नंबर की साइड पे वर्क करेगा, जो कि है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, राइट। नाउ 4th नंबर आता है थायाजाइड का। थायाजाइड जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, या हम कहें कि अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पे कि सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है वहाँ पे वर्क करने वाला है थायाजाइड, राइट। आ जाते हैं आप कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो कलेक्टिंग डक्ट में नंबर 5 दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, राइट। तो कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है वो वर्क करते हैं। नंबर 5 पे नंबर 6 होता है यहाँ लिखा हुआ ADH, राइट। तो यहाँ पे ADH एंटागोनिस्ट वर्क करेंगे, ओके। तो गाइज यहाँ पे ये जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी कॉपी के अंदर ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे और उसमें पर्टिकुलर नॉमिनेट आपको करना है कि कौन सी ड्रग कहाँ पे वर्क कर रही है, ओके। समरी है जिसमें कि साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायरेटिक्स है कि कौन सा डायरेटिक कहाँ वर्क करता है। तो यदि आपने डायग्राम को अच्छे से देखा होगा तो ये भी उसी चीज़ को एक फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप लोग इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर, जिसमें पहली ड्रग है हाई एफिकेशियस डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स। तो उसमें एग्जांपल है हमारा फ्यूरोसमाइड का, राइट। फ्यूरोसमाइड जो अभी हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था, तो फ्यूरोसमाइड कहाँ वर्क कर रहा था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर। ये करता क्या है,
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, राइट राइट साइड में। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे कि मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ओके, तो राइट साइड में आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। मैं इसको पॉइंटर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सो गाइज यहाँ पे देखिए, ये जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है। ओके, ये जो है ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब ये एक पाइप है, इस पाइप की ये वॉल है, ये भी वॉल है और ये भी वॉल है। ओके, तो हमने ये वाली एक वॉल ली है, राइट। इस वॉल के लिए इस साइड देखा जाएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियम प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो गाइज ये वॉल है। ओके, इस वॉल के अंदर यहाँ पे क्या है, चैनल्स हैं, राइट। ये चैनल यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। को मतलब होता है साथ साथ, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तो ये को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से, ल्यूमिनल साइड से, मतलब अंदर जो ल्यूमेन है या जो नेफ्रॉन का अंदर वाला जो पार्ट है वहाँ से कहाँ भेज रहा है, ये बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब होता है कि ये भेज रहा है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, बिकॉज यहीं पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी होगी। तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये इसको यहाँ पे बाहर भेज रहा है, तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, राइट। बट यहाँ पे अब जो लूप डायरेटिक्स होते हैं, फ्यूरोसेमाइड होता है, ये क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। जैसे ये चैनल ब्लॉक होता है तो सोडियम और पोटेशियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है यहाँ पे बंद हो जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये ल्यूमेन में ही रहता है और आगे फॉरवर्ड हो जाता है ये, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। ओके गाइज, तो यहाँ पे डायग्राम जो है मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, आप इसको समझिएगा। यदि समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको कमेंट में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हाई एफिकेशियस डायरेटिक्स का या फ्यूरोसेमाइड का, इसको हम कहते हैं कि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कोस इम्पोर्ट को ये इनहिबिट करता है। ओके, कहाँ पे इनहिबिट करता है, इसकी लोकेशन क्या होगी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ डायग्रामेटिक यहाँ पे बॉक्स भी बनाया है, तो उससे आप समझ सकते हो, राइट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्यूरोसेमाइड जो होता है इसके अंदर वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्शन भी होता है। ओके, तो साथ में ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट का जो एक्सक्रीशन होता है इसको भी इंक्रीज़ करता है, राइट। फ्यूरोसेमाइड साथ में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को भी यहाँ पे ये इंक्रीज़ करता है, राइट। तो कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है और बाइकार्बोनेट आयन के एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर रहा है साथ साथ में, राइट। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेकाइनेटिक्स की। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इसका ओरल रूट से होता है, रैपिडली होता है। वायबिलिटी जो है इसकी 60% है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाईली है इसका, बिकॉज लिपिड सॉल्युबल होगा। मेटाबॉलिज्म बाय द ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। एक्सक्रीशन ये अनचेंज्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एंड प्लाज्मा टी हाफ जो है इसका 1 से 2 घंटे होता है। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स। नाउ फ्यूरोसेमाइड का जो यूज़ है मैं पहले ही आपको जो है बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो डायरेटिक्स के यूज़ हैं वही एग्जैक्टली इसका यूज़ यही होगा। एडिमा में होता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में होता है, सेरेब्रल एडिमा एंड हाइपरटेंशन में। ओके, तो डायरेटिक्स का एक कॉमन यूज़ है, आप सभी डायरेटिक्स में एज इट इज़ ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड कैटेगरी आती है मीडियम एफिकेशियस डायरेटिक्स। ओके, मीडियम एफिकेशियस डायरेटिक्स जो होते हैं ये सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्ट के इनहिबिटर्स होते हैं, राइट। इसमें जो ड्रग्स हैं दैट इज़ द बेंजोथायडाइजीन या हम इसको कहते हैं थायजाइड्स। क्वेश्चन जो आते हैं अधिकतर आपके एग्जाम्स के अंदर तो थायजाइड के ऊपर ही आते हैं। इसके अंदर जो ड्रग हैं हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथायजाइड, ओके, मेटालोजोन, इंडेपेमाइड, ये सभी ड्रग्स जो होती है इसमें से हाइड्रोक्लोरथायजाइड जो है ये प्रोटोटाइप ड्रग है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म जो है पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, राइट। बट इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो डायग्राम देखा था, इस डायग्राम के अंदर जो सोडियम क्लोराइड का सिम्पोर्ट हो रहा था ये कहाँ से हो रहा था, अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हो रहा था, राइट। तो ये ड्रग पर्टिकुलरली वहीं वर्क करती है और इसके अलावा इसमें वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। तो चलिए इसको समझते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक डायग्राम के थ्रू, राइट। सो गाइस दिस इज़ अ डायग्राम। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ DCT जो है, DCT मतलब ये इसका वॉल है। लेफ्ट साइड जो है जहाँ यूरिन लिखा हुआ है ये इसका ल्यूमेन वाला पार्ट है, मतलब अंदर वाला पार्ट है, और इस साइड में जो है वो ब्लड कैपिलरीज हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड का जो सिम्पोर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सोडियम एंड क्लोराइड। तो यहाँ से ये बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ब्लड की तरफ, फिर से यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है एक नॉर्मल
यदि हम फंक्शनिंग की बात करें तो, राइट। बट यहाँ जो थायजाइड होता है, ये थायजाइड क्या करता है, यहाँ पे इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। जैसे ये चैनल यहाँ ब्लॉक होता है तो सोडियम यहाँ से बाहर जाना, मतलब ब्लड में रीअब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। साथ में इसके क्लोराइड भी यहाँ से बंद हो जाएगा। मतलब ये कहाँ रहने वाला है, अब यूरिन के अंदर ये रहने वाला है। ओके, तो यहाँ से जो पर्टिकुलर ये सोडियम होता है, ये आगे कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ की तरफ चला जाता है। इसके साथ साथ ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैल्शियम चैनल भी है। तो पैराथॉर्मोन जो होता है वो कैल्शियम को यहाँ पे एंट्री करवाता है और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है ब्लड के अंदर। कहाँ से, यूरिन से। तो ब्लड के अंदर ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो थायजाइड जो है वो जब आप यहाँ पे देते हो उसी टाइम पे यहाँ पैराथॉर्मोन जो है वो हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली थायजाइड जो है वो भी हेल्प करता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके गाइज, सो आगे यदि हम बात करें तो सोडियम कहाँ चला गया, आगे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चला गया, राइट। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो, ये सोडियम नीचे चला गया तो सोडियम का 10% जो होता है यहाँ से फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, 10 to 14%। तो 10 से 40% यदि यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया तो उसके कंपैरिजन में जो पोटेशियम होता है ये ब्लड से निकल के कहाँ आता है, यूरिन में आता है, राइट। तो पोटेशियम का यूरिन में आना, इसकी वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, इसको इसलिए इसको कहते हैं हाइपोकैलेमिया। तो थायजाइड का एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आप कह सकते हो कि ये हाइपोकैलेमिया प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेशियम आयन, राइट। तो एग्जैक्टली जो थायजाइड डायरेटिक्स होता है, इन शॉर्ट यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर, सेकेंड हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, थर्ड इंक्रीज्ड कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन। ये 3 काम करता है कौन, थायजाइड्स। ओके गाइज, तो गाइज कोशिश करिएगा कि आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम में इतना अच्छे से बना लें कि आगे वाला इसको समझ पाए, राइट। तो आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अदर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। ओके, कुछ तो मैंने आपको बता दिए, फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि ये सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, डेफिनेटली। हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कॉज करता है बिकॉज पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। यूरिक एसिड का जो सीक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। अब यूरिक एसिड का जो सीक्रेशन ये इनहिबिट कर देगा तो यूरिक एसिड कहाँ रहेगा, ब्लड के अंदर रहेगा, और ब्लड के अंदर रहेगा तो ये कॉज करेगा हाइपर यूरिसीमिया, और हाइपर यूरिसीमिया यदि होता है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द गाउट, जिसको हम गठिया रोग कहते हैं। ओके, फोर्थ है डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो कैल्शियम जो है वो भी ब्लड के अंदर ही रहने वाला है, इसलिए कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर ये बढ़ता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस एक्टिविटी। ओके, अब कैल्शियम यदि ब्लड के अंदर होगा तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक्टिविटी को कम करेगा, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ होगा, बोन्स के ऊपर होगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे प्रोसेस कम हो जाएगी। साथ में ये मैग्नीशियम का सीक्रीशन या एक्सक्रीशन भी ये बढ़ाता है। ओके, तो मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन ये बढ़ाएगा, यहाँ पे पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, सोडियम का बढ़ाएगा और वाटर का बढ़ाएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक्स में अगेन एडीएमई के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। एब्जॉर्प्शन जो है इसका वेल एब्जॉर्ब बाय द ओरल रूट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका लार्ज है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी वेरिएबल है, बिकॉज ड्रग्स की कहना चाहिए कि जो लिपिड की जो सॉलिबिलिटी होती है, ओके, या लाइपोफिलिसिटी होती है, उसके बेस पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन जो है यूरिन के थ्रू होगा, और एलिमिनेशन टी हाफ जो इसका मेजरली 3 to 6 आवर है। जो और हाईली लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं इनका और ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये वेरिएबल है। तो गैस ये है आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट में अपने पढ़ा हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया इसका एडवर्स इफेक्ट है। हाइपर यूरेसीमिया, ओके, देन हाइपर ग्लाइसीमिया, इसके बाद में हाइपर कैल्शियमिया एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन, राइट। सो इट इज़ द एडवर्स इफेक्ट, राइट। और यूज़ आपको मैं ऑलरेडी इंडिकेट कर ही चुका हूँ कि क्रोनिक एंड माइल्ड हार्ट फेलियर में, सीएचएफ में, एडिमा के अंदर, ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर यहाँ पे यूज़ होता है। ओके गाइज, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द थायजाइड एंड हाई सेलिन डायरेटिक्स।
आगे क्या इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे की जो नेक्स्ट क्लास हमारी बची हुई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।